Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेंगे और हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पूरे चैप्टर में जो कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम लोग उनको लेंगे। उसमें हमारे पास केस स्टडी बेस भी है, असर्शन रीजन बेस भी है और आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस और डायरेक्ट क्वेश्चंस के भी कुछ एमसीक्यूज है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट लगे, कुछ प्रीवियस ईयर चैप्टर पेपर्स में आए हैं, कुछ हमारे पास जो है वो सैंपल पेपर्स से और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हम लोगों को लगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम लोगों ने इस पूरी सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है। तो पहले चैप्टर के पहले एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी लैंडस्केप is constantly evolving with new trends, tools and platform emerging regularly. Dynamic tech solution must stay ahead of these changes to remain relevant and competitive. Identify the characteristics of management reflected here. कौन से characteristics के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? देखिए यहाँ पे जहां पे भी क्या हो रहा है, dynamic tech solution must stay ahead of these change to remain relevant and competitive. किस चीज के बारे में बात हो रही है? क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात नहीं हो रही। क्या परवेसिव के बारे में, कहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं हुई, मल्टी डायमेंशनल भी नहीं है यहाँ पे पीपल प्रोसेस के बारे में कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। तो क्या बचा? दैट इज मैनेजमेंट इज द डायनेमिक, और डायनेमिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। सिंपल है। देखिए कई बार हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं और कई बार एलिमिनेटेड मेथड को यूज करके हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर एलिमिनेटेड मेथड हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है उस केस में जहां पे हम लोग डायरेक्ट आंसर ना मिल रहा हो हमें कभी। इसी में हम लोग सेकंड एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स. Zepo is an upcoming retail chain for providing consumer goods door to door. The objective of this organization to increase sale. Okay, the objective of this organization is increase sale. ठीक है, आगे दूसरे उसके बारे में बात हो रही है, that LE is an educational organization working in an objective to providing education to underprivileged children to the society. Providing education to the underprivileged children to the society. Management of each of these organizations unite the efforts of their employees towards achieving organizational goal. Okay, भाई क्या कह रहा है? The management of these organizations unite the efforts of their employees towards achieving क्या? Organizational goal. The characteristics of management discuss about. कौन से characteristics के बारे में बात हो रही है? तो ऑब्वियसली वैसे तो ये गोल ओरिएंटेड ही है ना, वो तो सिंपल से हमें पता चल रहा है। यहाँ पे उसने कहा भी है कि भाई जो मैनेजमेंट का फोकस किस चीज पे है, कि भाई जो इंटीग्रेट करना किसके, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। एलिमिनेटेड मेथड को यूज करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस जैसी कोई चीज थी नहीं, डायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात हो नहीं रही थी, इनटेंजिबल फोर्स के बारे में यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही थी। सिंपल सा है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, दैट इज over the past 5 years, there has been an exponential increase in the number of people practicing healthier lifestyle in India. वो कह रहा है कि काफी 5 सालों में काफी अच्छा एक relevant increase हुआ किस पे, जो ऐसे लोगों पे जो अपनी एक healthier lifestyle के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट are advising people to reduce the daily intake of soft drink as they are irritated, which can lead to obesity and other health issues. Okay, in order to cope up with the setback in the demand from the consumer, Energies, a soft drink giant, decided to introduce a tea brand named Sofor Tea and a wellness drink named 40 Plus for Women. Okay, the company received a hearty response from the consumer. Identify the features of management reflected in the above paragraph. चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भैया पास्ट फ्यू इयर्स से जो मैक्सिमम लोग हैं उन लोगों ने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने वाले लोगों की जो नंबर्स हैं वो काफी बड़े हैं। इस चीज को देखते हुए कंपनी ने कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स को लेके आए जो काफी
हेल्दियर भी है ना, और उन्होंने एक टी ब्रांड को भी जिसका नाम है सोफर टी, एक वो लेके आए, एक वेलनेस ड्रिंक का है जिसका नाम है 40+ जो वुमेन के लिए लेके आए। तो अभी आपको ये देखना है कि क्या है यहाँ पे। तो हम लोग देखें कि क्या यहाँ पे मल्टी इंटेंजिबल के बारे में बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे बात डायनामिक फंक्शन के बारे में ही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने चेंजिंग सिनेरियोज जो थे कि भाई पहले तो लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे हेल्दी लाइफस्टाइल, नाउ दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। सो उन्होंने उस चीज को यूज करते हुए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए उन्होंने देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके का कोई नया प्रोडक्ट जो हेल्दियर है और लोग उसको जल्दी अडॉप्ट भी करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये डायनामिक फंक्शन है। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी भी नहीं है और मल्टी डायमेंशनल भी नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ये है। उसके बाद आगे उसमें आए, मिस्टर आनंद Niketan has been successfully running a chain of restaurant in Delhi and Gurgaon for the past 15 years. Okay. Adhavan, his son, returned to India after acquiring a master's degree in social work. Okay. He suggested to his father that they should enter in a new line of business of coffee bars and provide employment opportunity to differently abled people in the process, create greater economic value for different sections. Okay, after a lot of deliberations, Adhavan opened his first coffee bar under the name of Speech near the college campus. The idea of taking orders were unique. Okay, और भी होगा इसमें? Yes. The staff gave a pen and a pad and had codes on the menu in front of the dishes. On pressing the bell, the light would pop and the staff would come to assist customer. The users loved the concept and very soon Space expanded its outlet to other parts of the city. Adhavan hired additional 70 employees to manage the new outlet. Identify the objective of Space 6. क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? ठीक है ना भाई, देखिए दो तरीके की चीजें यहां पे हम लोगों ने बात की। यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल तो है पर पर्सनल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल ऐसा क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं अपना, ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को ओपन करने के पीछे हमारा एक रीजन तो ये रहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो वो तो है ही। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल तो यहां पे है ही हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल तो है ही। ऑर्गेनाइजेशनल के साथ यहां पे सोशल है, क्योंकि वो इज गोइंग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू किसको, डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल्स है। तो यानी यहां पे अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, यस बी, तो यहां पे जो आंसर होगा दैट इज बी, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। सिंपल से। उसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आए। हाँ, ये फोटोग्राफ। अब इस तरीके के कई बार हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं जहां पे हमारे पास कोई पिक्चर होती है और उस पिक्चर के बेस पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द पिक्चर बिलो। कौन सा इंपॉर्टेंस है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहां पे ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चेंज। ओके, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है? दिस इज द चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट। ओके, और यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिव यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोएक्टिव है ना, रिएक्टिव नहीं है, क्या है? प्रोएक्टिव है। तो प्रोएक्टिव यानी हु इज प्रिपेयर फॉर एनी चेंज, कि भी किसी तरीके का कोई चेंजिंग इन्वायरमेंट, किसी तरीके की कोई चेंजिंग सिनेरियोज बनते भी हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके के चेंजिंग सिनेरियोज को फेस करने के लिए क्या है? रेडी है। तो वी आर प्रिपेयर्ड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी यहां पे क्या है? क्या ये अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव है? नहीं। क्या ये एफिशिएंसी इंक्रीज करते हुए दिख रहा है? नहीं। क्या ये ग्रुप गोल्स को अचीव करते हुए दिख रहा है? नहीं। ये क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्यों डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आप चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे है क्योंकि आप जो आपके बिजनेस का चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस को भी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। सिंपल सा। और कई बार इस तरीके के एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा एक तो वीडियो थोड़ा हमारी शॉर्ट बने और हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को इस वीडियो में कवर कर पाए। ऐसे यहां पे है, मैनेजमेंट हैज इट own vocabulary of terms and concepts. Manager need to communicate with one another with the help of a common vocabulary for the better understanding of their work situation. Okay, which characteristics of management as a science is highlighted in the above statement? क्या कह रहा है? मैनेजमेंट, स्टार्टिंग से देखिए, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन vocabulary of the terms and concept.
Okay, by management need to communicate with one another with the help of a common vocabulary for the better understanding of the work situation. क्या है, मैनेजमेंट एक अपनी वोकैबुलरी, यानी यहां पे क्या है भाई, क्या ये एक्सपेरिमेंटल है? नहीं, यहां पे बात ही इस चीज के बारे में बात हो रही है कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज ओन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये अपने आप में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये किसी और चीज के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक जिसको बोलते हैं कि तुक्के वाला, या हम लोग ये लेके चले कि भाई आप रैंडमली इस चीज को कर सकते हो, है ना। इट इज इटसेल्फ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये अपने आप में क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और देखिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी के बारे में बात भी नहीं हो रही थी और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के बारे में बात भी नहीं हो रही थी। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो यहां पे नहीं है ना। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। कमल, द सीईओ ऑफ टेक इनोवेशन, is responsible for setting the company's overall direction, goals, strategies. He focus on long-term planning, innovation, and establishing partnership with the key stakeholders. He make high-level decisions. He makes high-level decisions. कहा गया? He makes high-level decisions that impact the entire. He makes high-level decisions that impact the entire organization and set the tone for the company's culture. Identify the level. बताना है कौन से लेवल होते हैं। 3 लेवल होते हैं, एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, और जिसको बोलते हैं तीसरा सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल बोल सकते हैं उस चीज को, ठीक है ना। तो भाई कौन होता है जो गोल सेट करता है, कौन ऐसे होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसके डिसीजन, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, ऑब्वियसली कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो डिसीजन मेकिंग करता है, जिसका काम होता है डिसीजन लेना, और जिसके डिसीजन से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा डिसीजन हो। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। हमारे पास ये है, सम कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन टू reconcile the differences in approach, interest or opinions of the specialist. Identify the importance of coordination reflected here. तो क्या कह रहा है, some coordination is required by the independent person to reconcile the differences. Some coordination is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest or opinion of the specialist. Okay, ठीक है ना। किस चीज के बारे में बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन के बारे में ऑब्वियसली। तो कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंस है, स्पेशलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं है, ग्रोथ इन साइज नहीं है, नन ऑफ द अबव तो ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, स्पेशलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट के बारे में, इस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन का एक हमारे पास क्या रहता है, एक बहुत काफी इंपॉर्टेंस होती है, दैट इज द स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट इंक्लूड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव तो कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इसका कोई वास्ता नहीं है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फ्रंट लाइन मैनेजर। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। और द डायरेक्टिंग फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग। नहीं, ये तो किसका काम है, तो स्टाफिंग का काम है, यानी पहला तीसरा चौथा तो नहीं है, क्या है, दूसरा ही है। सिंपल सी चीज भाई। एलिमिनेटेड मेथड आपका बहुत हेल्प करेगा किस चीज में, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। ओके, उसके बाद 10th क्वेश्चन है, लाइट एंड साउंड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर कस्टम इन एयर मॉनिटर्स फॉर म्यूजिशियंस। ओके, although it has been in the business for the last 5 years and has a considerable market share, on conducting an analysis, it found that it found that the company was spending almost 10% of the total cost on packaging. 10% वो पैकेजिंग पे लगा रहा है टोटल कॉस्ट का। The company decided to outsource the packaging function to professional packaging company. Okay, the decision helped the firm to achieve its goal through greater customer satisfaction by timely delivery of order and also help the company in reducing the cost. Okay, क्या हुआ, एक तो जल्दी सेटिस्फेक्शन था, टाइमली डिलीवर हो रहा था और कॉस्ट भी कम आ रही थी, ठीक है।
पैकेजिंग कितने से 5% से कम कर दिया। आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन फॉर आउटसोर्सिंग द कंपनी हैज बिकम, क्या बना, इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव तो है, एफिशिएंट बिल्कुल है क्योंकि कॉस्ट भी कहीं ना कहीं उन्होंने रिड्यूस की है। तो हम लोग ये कह सकते हैं सी, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, क्योंकि ये दोनों ही है तो आप दो ऑप्शन को तो नहीं ले सकते, तो ये ठीक है, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा भी है, एफिशिएंट और इफेक्टिव का टॉपिक जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था कि किस तरीके से आपका जो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से ये इफेक्टिव भी और मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में हम लोगों ने चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में उसमें डिस्कशन किया भी था। तो और अभी क्योंकि ये एमसीक्यूज की सीरीज है इसलिए मैं टॉपिक के कंसेप्ट्स के ऊपर में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, मैं बार बार आपसे बोल रहा होता हूं कि पूछा जरूर करो, पूछो, उस चीज पे बोलो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, वो उस चीज पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ये है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन। असर्शन में दे रखा है मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट बिल्कुल कंसर्न्ड है किससे, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज से। फॉर मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड टू बी बैलेंस्ड। देखिए स्टेटमेंट तो सही है, अगर हम लोग यहां पे दो अलग अलग चीजें होती है, एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए होते हैं, वहां पे सिर्फ ये बताना होता है स्टेटमेंट सही है या गलत है। यहां पे क्या है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं ये तो हमें बताना ही है, दूसरा ये भी बताना है कि क्या वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, यानी असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन ये रीजन है कि नहीं वो भी बताना है। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बोथ assertion and reason are true, बिल्कुल सही। बट अगर हम ये देखें कि मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, तो अब व्हाई मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज वो बताना चाहिए था। उसने बताया कि बोथ दोनों बैलेंस होने जरूरी है। स्टेटमेंट तो सही है पर क्या वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है, नहीं। तो यानी हमारे पास असर्शन एंड रीजन दोनों सही तो है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन यहां पे नहीं है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये फिर असर्शन रीजन बेस है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यस, क्योंकि मैनेजमेंट के तो तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल भी, सोशल भी, ऑर्गेनाइजेशनल भी, ठीक है ना। रीजन क्या दिया है, अ मैनेजर मोटिवेट एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट दोनों सही है, ये भी सही है कि ये अपने पर्सनल गोल्स को, इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट, बिल्कुल। रीजन भी है, मतलब ये स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। और देखा जाए तो मैनेजमेंट अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कैसे हेल्प करता है अचीव करने में, वो इसने यहां पे बताया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है क्या, रीजन, यानी आंसर है ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next उस पे आते हैं, यहां पे दिया हुआ है this section contain one case having 4 question 13 to 16। अब आपके पास 4 एमसीक्यूज जो है वो एक केस के बेस पे आपको सॉल्व करना है, तो आपको एक केस स्टडी पढ़नी है और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन होंगे उसको आपको आंसर करना है। तो पहले केस स्टडी को ढंग से पढ़ लेते हैं। देखो वैसे तो केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले क्वेश्चंस पढ़े, पर क्योंकि ये छोटी केस स्टडीज और एमसीक्यूज बेस्ड है तो हम लोग यहाँ पे केस को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है हमको देखने में। चलिए, ये कह रहा है दैट चारमीनार कंपनी इज अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज फेसिंग चैलेंजेस इन इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, ओवर द पास्ट ईयर्स देयर हैज बीन डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। ओके, ठीक है, इंक्रीज्ड एम्प्लॉइज टर्नओवर। ओके, ये कहीं ना कहीं इसने क्या हो गया, इंक्रीज्ड एम्प्लॉइज टर्नओवर एंड राइजिंग कॉस्ट ड्यू टू द इनएफिशिएंसीज इन ऑपरेशंस। द कंपनीज मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ इंटरवेंशन टू एड्रेस दीज इशू एंड रिस्टोर द डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमल लेवल्स। ये कह रहा है कि भाई उन कंपनी में एम्प्लॉइज जो थे वो बहुत ज्यादा जल्दी छोड़ के चले जाते थे, मतलब बहुत ज्यादा रिटेंशन रेट उनका अच्छा नहीं था। ओके, एम्प्लॉइज जो है वो काफी लंबे टाइम तक रुक नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट काफी बढ़ रही थी, है ना। तो ठीक है, आगे हम लोग इसमें बात करें, एम्प्लॉइज विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर डिससेटिस्फाइड, ये इंपॉर्टेंट है, आर डिससेटिस्फाइड विद देयर वर्किंग कंडीशन
एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस चीज में डिससेटिस्फाइड थे। एक तो अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, वो तो था ही, और दूसरा वो क्या थे, वो अपने वर्किंग कल्चर में, यानी वर्किंग इन्वायरमेंट जो था वो वहां पे बहुत अच्छा नहीं था, रिजल्टिंग इन हाई टर्नओवर रेट्स, जिसकी वजह से टर्नओवर रेट काफी बढ़ा। ओके, द मैनेजर कंडक्ट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस, आइडेंटिफाइज bottleneck and inefficiencies and implements strategies to streamline operational. Okay, key performance indicators are established to track progress and measure the success of the implemented changes. तो कंपनी ने इस चीज के लिए उन्होंने कहा कि भी उन्होंने एक बॉटल नेक एनालाइज किया है ना, अच्छे से इन डेप्थ उस चीज को किया और उसको इंप्लीमेंट भी किया। काफी चीजें जो है वो नई चीजें, नए प्रोसेसेस जो है उन्होंने इसमें इंप्लीमेंट किए, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई द इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंटेड नॉट ओनली एड्रेस द immediate issues facing the department but also lay the foundation for long term success and sustainable growth with the organization। ये जो उन्होंने स्टेप्स लिए, ये ना तो सिर्फ आपके करंट प्रॉब्लम्स को जो है जो फेस कर रहे थे चेंजिंग इन्वायरमेंट से और काफी चीजों से रिलेटेड, ना तो सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे बल्कि आपके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी काफी ना कहीं क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो अब जरा फटाफट से केस स्टडीज पे आ जाते हैं। ये कह रहा है एम्प्लॉयज विद इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर dissatisfied with their working condition and lack of opportunities and growth resulting in a high turnover rate. Identify the objective of management not fulfilled in the above case. कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था? ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात तो नहीं हो रही है, सोशल के बारे में भी नहीं हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? पर्सनल, यानी आंसर, द करेक्ट आंसर इज पर्सनल, है ना। नेक्स्ट अगले केस पे आते हैं फटाफट। ये कह रहा है Key performance indicator KPI are established to track progress and measure the success implemented changes. Which function of management has been referred over? कौन सा है? देखो क्या बोला उन्होंने कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने लगाए जो एस्टेब्लिश किए थे टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड मेजर द सक्सेस ऑफ इंप्लीमेंटेड चेंजेस। आपने कहा कि पहले तो भैया आपने इंडिकेटर्स लगाए ताकि आप प्रोग्रेस को मेजर करें, ठीक है ना, और ये देखें कि भाई ये जो इंप्लीमेंटेड चेंजेस हुए थे उनका कितना सक्सेस का है ना, कितना आपका ऑर्गेनाइजेशन उस चीज में सक्सेस हो पाया। यानी बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो, कितना भाई बोलते ना कि भाई आप उसमें ये चेक करना चाह रहे हो कि भाई जब पॉलिसीज को मैंने जो भी चेंजेस हमने किए उनको इंप्लीमेंट किया उसके बाद क्या चेंज आए। तो वो कहां देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमारे कंट्रोलिंग में, जहां पे आप स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल वर्क को उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई पहले ऐसी स्थिति थी और आपने वहां पे एक गोल सेट किया था, है ना, कि ऐसा करेंगे, और एंड में जाके आप ये मेजर करते हो कि ये सारी चीजें उस अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो कंट्रोलिंग, प्लानिंग तो है नहीं, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है, डायरेक्टिंग भी नहीं है, कौन सा है? कंट्रोलिंग, बिल्कुल सही, ठीक। अगले उसमें आते हैं, विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। ऑब्वियसली ये टॉप लेवल का काम है, ना तो मिडिल ना तो लोअर लेवल, इसमें लोअर क्वेश्चन नहीं है, लोअर लेवल होगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिस्कस इन द अबव इन द केस अबव। कौन सा ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था? यहाँ पे भाई बेसिकली पर्सनल और ऑब्जेक्टिव के बारे में और ऑर्गेनाइजेशनल। देखो सिर्फ पर्सनल भी नहीं है भाई, ऑर्गेनाइजेशन अगर उनमें जो भी प्रॉब्लम एम्प्लॉइज फेस कर रहे थे अगर उनको शॉर्ट आउट कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं अपना उसके पीछे क्या है भाई, उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, मतलब अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी है, किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे पर्सनल एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो दोनों ही इसमें है। चलिए ठीक है, अगले उसमें आए 17 में, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। ये तो हम बोलते ही है कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, नॉट द साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट हाँ मैनेजमेंट एक साइंस है। दूसरा वो कह रहा है क्या कि since management deals with human behavior, the outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted and replicated। तो ठीक कह रहा है भाई। देखिए आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट साइंस, पहले हम लोग साइंस के बारे में बात कर रहे थे, दूसरा हमने कहा कि भाई मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डील करता है, बिहेवियरल स्टडीज है बेसिकली यहाँ पे, है ना। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आर नॉट केपेबल टू बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, क्योंकि भाई मशीन कैसे काम करती है वो तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर वेरी करता रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता रहता है ना। तो ना तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो ना आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। ये भी सही है, दोनों चीज सही है, और इसी वजह से इसको इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, ये भी सही है। यानी ये
असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड दिस इज द करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किस चीज का, असर्शन का, यानी आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाए, स्टेटमेंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, बिल्कुल सही है। पहला, अभी स्टेटमेंट में आपको ये नहीं बताना होता है ये सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, यहां पे सिर्फ ये बताना सही है कि नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज सी। ओके, 19th क्वेश्चन पे आ जाए, coordination involves synchronization of different actions or efforts of various units of organization, बिल्कुल सही है भाई। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है अलग अलग एफर्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल पे जो भी एफर्ट्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करने का काम करता है कोऑर्डिनेशन, ये तो बिल्कुल सही है। और रीजन दिया हुआ है इन द अच्छा सॉरी, it is through the process of coordination that a manager ensure the orderly arrangement of individual and group effort and ensure unity of action in the realization of common objective, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 19th वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही चीजें सही है, आपका असर्शन भी सही है, आपका रीजन भी सही है, और कहीं ना कहीं वो रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि भाई उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो कि भाई सिंक्रोनाइजेशन करने का काम है किसका, कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन में पूरा प्रोसेस है जो क्या करता है अलग अलग डिपार्टमेंट, और उसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि हाउ कोऑर्डिनेशन कैन सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हुए या अलग अलग लेवल्स हुए, उनके एफर्ट्स को किस तरीके से सिंक्रोनाइज करता है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द आंसर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड ये 20 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट इज efficient and effective, it is automatically serve society by providing good quality product as reasonable price, बिल्कुल सही बात है ना। अगर आपका एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली भाई मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है तो सोसाइटी को आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगा किस तरीके से, एक अच्छी एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्या करके, प्रोड्यूस करके। दूसरा क्या कह रहा है, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर and subordinates to give rise to different levels in the organization, ये भी सही बात है भाई। अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होता है वो किसके बीच में होता है भाई, एक तो सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो अलग अलग लेवल पे, मतलब भाई इंडिविजुअल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सिंपल कंटेक्स्ट में कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है इट बाइंड द इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जो क्या करता है विच गिव राइज टू द डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे क्या करता है, उसको प्रमोट करने का, उसको इंडिविजुअल लेवल पे लेके आने का, प्रमोट करने का काम करता है। यानी स्टेटमेंट सेकंड भी सही कह रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज सी, है ना। यानी जहां पे हम ये कह रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां पे मैंने कोशिश की कि हम लोग सारे जो टॉपिक्स थे, चाहे वो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो, फीचर से रिलेटेड हो, लेवल से रिलेटेड हो, है ना, आपके नेचर से रिलेटेड हो, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड कर पाए। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाएंगे जहां पे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेके आएंगे। मैं आई एम श्योर कि ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और ना ही सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके सीयूईटी में भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल एक तरीके से चैप्टर का ओवरव्यू है ना। और एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर, आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और कोई इंडिविजुअल टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस एमसीक्यू में दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक में दिक्कत है, तो वापस से बुक को खोलो और उस टॉपिक को गो थ्रू करो ढंग से, ताकि एमसीक्यूज में प्रॉब्लम, अगर आप उस टाइम के लिए उसका एमसीक्यू समझ लो कि हाँ आंसर इज बी, तो बी तो हो जाएगा, बट वो आगे दोबारा जब वही क्वेश्चन किसी और तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आई थिंक आज की वीडियो में ये सारे एमसीक्यूज आपको क्लियर होंगे, बट स्टिल इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए, तो प्लीज आप उस चीज पे कमेंट करें, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और आप कमेंट तो ओपन है ही आप लोगों के लिए, आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए एमसीक्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। टिल देन गुड बाय।